तो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही बेहतर कंडीशन में होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और क्लास 12 बोर्ड्स की पढ़ाई अब करनी होती है डिटेल्ड। उसका कारण क्या है कि जो पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, अब वो एप्लीकेशन बेस्ड आता है। यानी अगर आप रट रहे हैं तो काम नहीं बनेगा। और आने वाले जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो नीट का हो या सीयूईटी का हो, वहां भी एप्लीकेशन बेस्ड पेपर ही आता है। यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी ही चाहिए। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कि फिजिक्स आसानी से आपकी समझ में आए, कॉन्सेप्ट इजीली समझ जाएं, न्यूमेरिकल्स होने लगे, मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो की सीरीज बना रहा हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए और न्यूमेरिकल्स होना शुरू हो जाएं, तो तुरंत अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 6 पर हैं और पार्ट नंबर 2, यानी आज सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम लोग बात करेंगे पूरे तौर पे। सारे जो भी डेरिवेशन बनते हैं, इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकल्स क्या है, एवरीथिंग, क्योंकि यह है टॉप क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम अरविंद एकेडमी फॉर यू। ये रहा, देखिए आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर और पार्ट नंबर 2, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पूरी तौर पर हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले के पार्ट या पहले के चैप्टर्स के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ध्यान रखिए, फिजिक्स में जब आप सीरियल वाइज पढ़ते हैं सीक्वेंस में, तो आपको ट्रेमेंडस बेनिफिट होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं लगता। और जो थोड़ा सा टेढ़ा है उसके लिए अरविंद सर हाजिर है, उसको इजी करने के लिए। चलिए, कई बच्चे ये बोलते हैं कि यहां पर जो आप लिख रहे हैं ना सर, उसका पीडीएफ भी उनको अगर मिल जाए तो पढ़ाई में काफी सहूलियत होती है। तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। यहां पर मैं इसके पीडीएफ को अपलोड कर देता हूं और आप अपनी पढ़ाई में उसका यूज करके और आसानी या अच्छा महसूस कर सकते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं लाइव, तो ये अरविंद एकेडमी ऐप है बेटा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, आप पढ़ते वक्त अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं कि सर इस डेरिवेशन में ऐसा क्यों हुआ, इस न्यूमेरिकल में वैसा क्यों नहीं हुआ। अभी हम लोग रन कर रहे हैं बेटा द्रोणा बैच। तो द्रोणा बैच ये फिजिक्स है और द्रोणा बैच ये मैथमेटिक्स है। इसके अंदर सारे, जैसे फिजिक्स का एग्जांपल लूं, सारे डेरिवेशंस हम लोग कराते हैं, सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहती है, भर भर के न्यूमेरिकल्स रहते हैं। और स्पेशली 2 क्लास डेडिकेटली हम लोग रखते हैं। एक रखते हैं एनसीईआरटी कॉर्नर, जहां एनसीईआरटी के सवाल कराते हैं, और एक क्लास डेडिकेटली रहती है पीवाईक्यूज कॉर्नर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगवाते हैं, जिससे पूरी बात आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, सारे डेरिवेशन सीख जाएं, न्यूमेरिकल करना सीख जाएं, एनसीईआरटी के सवाल पकड़ लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी सवाल सीख जाएं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं द्रोणा बैच में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और द्रोणा बैच में एनरोल हो जाइए और मेरे साथ जमकर टॉप क्वालिटी पढ़ाई का आनंद लीजिए। चलिए बात शुरू कर लेते हैं आज की टॉपिक के लिए, जिस वजह से ये वीडियो बनाया गया है। तो बात शुरू करते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। तो आखिर सेल्फ इंडक्शन है क्या? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी कॉइल में करंट फ्लो करो तो कहीं बनाता है वो मैग्नेटिक फील्ड। हमने यही तो पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और यहां कहीं कॉइल कोई रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो इससे कुछ फ्लक्स एसोसिएट होगा, और इस फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो फैराडे लॉ के अनुसार इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और सर्किट क्लोज्ड है, कॉइल अगर कॉइल है, बंद है, क्लोज्ड है, कंप्लीट है, तो वहां पर इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगी। तो ये तो मामला था कि भाई ये जोड़ी होनी चाहिए, लेकिन यही घटना जो है एक कॉइल में अपने आप होने लगती है। सेल्फ इंडक्टेंस, खुद ही वो इंड्यूस हो जाता है। कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है कि जब एक कॉइल में एक ही रिंग बना रहा हूं, यहां पर ये मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं। अब इसमें क्या होता है, जब इसमें करंट फ्लो की जाती है तो करंट फ्लो, जैसे कॉइल में ऐसे ही बना दूं जिसे आप पूरा पकड़ पाए,
जैसे इसके अंदर आप करंट फ्लो कर रहे हैं तो करंट फ्लो होने से इसके अंदर, कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाता है, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह से जो यहां पे चक्कर आपने मरवाए हैं, यहां पर एक फ्लक्स एसोसिएट हो जाएगा। ये भी हम जान रहे हैं कि फ्लक्स विल बी एसोसिएटेड पर टर्न, या पूरे सोलेनॉइड से भी। अब उस पूरे कॉइल से, अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट की वैल्यू जब बदलती है, चेंज होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता है, और मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो इससे लिंक्ड फ्लक्स भी बदलता है। तो जब फ्लक्स बदला तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है, और ये इंड्यूस्ड करंट जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, हमेशा उसकी विपरीत डायरेक्शन में होती है। तो जो ईएमएफ यहां पैदा हुआ है ना, इसको हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? बैक ईएमएफ। क्योंकि हमेशा कोशिश क्या कर रहा है, अगर ये करंट बढ़ रही है तो घटाने की कोशिश, और करंट अगर घट रही है तो बढ़ाने की कोशिश, यही लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसको क्या क्या नाम देते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात समझिए ना, सेल्फ इंडक्शन कैसे हुआ यहां पर। तो ये ई को हम लोग बोलेंगे कि बैक ईएमएफ इसके अंदर क्रिएट हो गया। तो ये क्या है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि सारा काम खुद ही इसके अंदर हो गया, सेल्फ, है ना, सेल्फ इंड्यूस्ड हो गया। तो भाई साहब ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, या इसका दूसरा नाम याद रखिए, कई किताबों में या कई जगह आपको मिलेगा बैक ईएमएफ। तो ये चीज इसके अंदर घटना घटती है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। खुद का खुद ही में लफड़ा कर लेना। ठीक है, अब यहां पर इस कॉइल की मदद से मैं समझाता हूं। ये तो आप लॉजिक समझ गए कि एक ही कॉइल में करंट की वैल्यू बदलेगी तो उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदला तो फैराडे लॉ बता गए कि उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा और करंट पैदा हो जाएगी। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन किधर होती है? जिस कारण से वो बन नहीं, उसी का विरोध करना। तो अगर करंट बढ़ रही है तो उसके अपोजिट, करंट घट रही है तो उसी के साथ। तो देखिए यहां पर एक कॉइल लगाया है, और सर्किट कंप्लीट है, बैटरी वगैरह है, की है। अब इस की में जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करने का मतलब ऑन करते हैं, जैसे ही आप ऑन करेंगे इसमें करंट की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। सपोज करिए 0 से 5 एंपियर तक करंट जाती है एग्जाम्पल के लिए, तो बढ़ी करंट, जब करंट बढ़ी तो इससे जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता रहा, तो फ्लक्स भी बढ़ता रहा, फ्लक्स बढ़ता रहा, चेंज हो रहा है फ्लक्स, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ पैदा हो गया। अब वो बैक ईएमएफ से बैक करंट पैदा हो गई, इंड्यूस्ड करंट, लेकिन डायरेक्शन किधर हुआ? ये बढ़ रही थी करंट, तो इसकी विपरीत डायरेक्शन में। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि करंट यहां पर इंक्रीज कर रही थी। तो ये इंड्यूस्ड करंट इस करंट से अलग है, ये तो बैटरी वाली करंट है। तो बैटरी वाली करंट यहां पर बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट अपोजिट। अब उल्टा देखिए, जब स्विच को ऑफ कर देते हैं, जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो यहां करंट की जो वैल्यू है 5 से 0 की तरफ मूव करती है। मान लो 5 एंपियर है तो घटना शुरू हो जाएगी। जब ये घटना शुरू होगी, अगेन इसके अंदर एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बदला, उसकी वजह से phi = BA, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदला। जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदला तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया, इंड्यूस्ड करंट बन गई। लेकिन अब क्योंकि करंट घट रही है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगी? घटने देना नहीं चाहेगी, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगी। तो ये देखिए करंट यानी इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी? जिधर करंट जा रही थी, क्योंकि वो घट रही है इसलिए वो कहेगी तुम्हें नहीं घटना है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, है ना। और यहां पर वो बढ़ रही थी तो कहेगी तुम्हें नहीं बढ़ना है, मैं तुम्हें बढ़ने नहीं दूंगी, विरोध करूंगी। तो हमेशा कहानी क्या है? घटते हुए को घटने नहीं देना है,
बढ़ते हुए को बढ़ते नहीं देना है, लेंस लॉ यही तो बोलता है। तो ये मामला हम यहां से समझ जाते हैं। तो ये देखिए 2 लाइनें में लिखी, मैंने पूरी आपका इसका कॉन्सेप्ट आपको 5 मिनटों में बताया। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें जो आ रहा है, इन ए कॉइल when a changing current passes through it, it is called self induction। changing current का मतलब I की वैल्यू बदलनी चाहिए। अगर I नहीं बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगा, फ्लक्स नहीं बदलेगा, इंड्यूस्ड करंट का आएगा। I चेंज होना चाहिए। जब ये थोड़ी देर लगा देते स्टडी करंट हो जाता, तब ऐसा नहीं होता इसके अंदर। ये इंड्यूस्ड करंट मोमेंटरी डेवलप होती है झट से, जब ऑन करते हैं या जब ऑफ करते हैं। तो ये अगर एग्जाम में लिखने को आए सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना क्या है, तो आप इस पूरे फिनोमिना को बता सकते हैं। और इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैक ईएमएफ को अपने ध्यान में रखिए। अब कुछ इंटरेस्टिंग बात आएगी, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या चीज होती है भाई, और ये जाननी बहुत आवश्यक है। तभी तो हम किसी पर्टिकुलर कॉइल के बारे में, उसके जो सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, उस फिनोमिना को ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो होता क्या है, देखिए यहां पर जो करंट आपकी फ्लो हो रही है, वो जितनी करंट फ्लो करेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, चेंज इन करंट। तो जितनी करंट बढ़ाते चले जाएंगे उतना इससे इसमें एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा, और फ्लक्स जो एसोसिएटेड है वो भी उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विथ ए कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई थ्रू इट। तो फाई का आई से प्रोपोर्शनलिटी है, जितनी ज्यादा करंट उतना फ्लक्स इससे एसोसिएटेड है। बात समझ में आ रही है, जितना आई भेजेंगे उतना फाई हो जाएगा। अब उसके बाद एक कोफिशिएंट लगा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट, फाई इज इक्वल टू एल आई, और इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या सिंपली हम लोग इसको इंडक्टेंस भी बोल देते हैं, पूरा ना बोलते हुए। तो इंडक्टेंस भी कहीं लिखा हो तो आप यही मामला समझेंगे। अब इसका एक दूसरा रूप भी, एक तो ये हम समझ के फाई इक्वल टू एल आई। अब हम जानते हैं फेरेडे लॉ के अनुसार कि E की वैल्यू होती है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इसी को, ये जो लिखा है ऊपर, इसको हम माइनस डी वाई बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन कर दे माइनस साइन के साथ, कर दीजिए। तो यहां पर आप अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इधर ही लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो E इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस लिखा, डी अपॉन डी टी लिखा बेटा, और ये एल आई लिख दिया फाई की जगह। कितना सरल है। और एल तो कांस्टेंट है, तो माइनस एल बाहर आ गया, और ये बेटा डी आई बाई डी टी हो गया। ये क्या है, ये कौन सा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। थोड़ा चिपक गया है तो दूर कर देता हूं इसको, ऐसे। तो एक हमारे पास ये भी फॉर्मूला आ गया। देखिए व्हाट इज दिस, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। बैटरी का ईएमएफ नहीं है, जो इंड्यूस्ड हुआ है वो है। ये इसका ईएमएफ नहीं लेने का है, समझ गए ना, इंड्यूस्ड जो हुआ है। अब यही बात लिखी कि एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या केवल इंडक्टेंस भी इसको कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी। हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, और हेनरी इसकी एसआई यूनिट होती है। अब देखिए यहां पर, क्योंकि हमने दो मामलों में एल आया है अलग अलग इक्वेशन में, तो हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को इन दोनों तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इसकी बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, जो फाई इज इक्वल टू एल आई दिख रहा है, और दूसरा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बेसिस पर। तो डिफाइन कर लेते हैं, हाथ कंगन को वारसी किया, पढ़े लिखो को फारसी किया। अब ये मुहावरा आप समझते हो तो अच्छी बात है। तो टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन इन सेल्फ इंडक्टेंस, टू टाइप्स का है कि एक तो भाई फाई लिखा है, वैसे फाई उल्टा लिख दिया है, फाई इज इक्वल टू एल आई होता है। तो ये यहां पर फाई इज इक्वल टू एल आई है, ठीक है। अब इसकी बेसिस पे हम एल को डिफाइन करेंगे, तो आई को यहां 1 कर दो, बस न्यूमेरिकली फाई इज इक्वल टू एल। क्या मतलब है, बहुत ही सरल मतलब, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, यानी ये एल, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दी
इक्वल टू दी मैग्नेटिक फ्लक्स फाई के बराबर है, लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। भाई आई की वैल्यू 1 की, यानी यूनिट करंट कॉइल में फ्लो कर रहे हो तो जितना फ्लक्स एसोसिएटेड है न्यूमेरिकली वो एल के बराबर होता है। बस बात खत्म, इतना सरल। और दूसरा मामला उससे भी डिफाइन कर लो। दूसरा मामला हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस डिफाई बाई डी टी, और इसके बाद वैल्यू आई थी माइनस एल डिवाई बाई डी टी। अब इससे हमको अगर L डिफाइन करना है, ये L, तो हम क्या करेंगे, di बाई डी टी को 1 कर दो, तो जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है, बैक ईएमएफ, वो न्यूमेरिकली L के बराबर है। di बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसको 1 कर दो बस। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए di बाई डी टी 1 है, तो E इज इक्वल टू माइनस एल। Thus the self inductance यानी L की बात कर रहा है of a coil may be defined as the induced EMF setup, ये E induced EMF setup in the coil due to a unit rate of change of current। ये 1 किया है आपने, यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, अगर यूनिटी है, यूनिट लिखी दिया है, थ्रू इट, तो मामला हमारा E इज इक्वल टू माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है, न्यूमेरिकली L के बराबर हो जाएगा। तो ये दो तरीके से L को आप मोहब्बत से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही आसान बात है। तो ये आप समझ गए होंगे टू टाइप्स। आगे चलते हैं, इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं कैसे क्या निकली, या डायमेंशन वगैरह भी फटाफट देख लेंगे, बुराई क्या है। तो यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो हमने यूनिट अगर निकालनी हो तो एक तो L इज इक्वल टू E अपॉन डी आई बाई डी टी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया था, 1 हेनरी के बराबर हो गया। और दूसरा यहाँ पर देखिए तो फाई इज इक्वल टू एल आई भी था, तो L को आप फाई अपॉन आई भी लिख सकते हो, यहां कहीं लिख दिया होगा। ये देखिए SI यूनिट इज वेबर पर एम्पियर, इसकी फाई की यूनिट होती है वेबर और इसकी होती है एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर भी L को बोलते हैं, जो कि 1 हेनरी के बराबर होता है। और अगेन ये बात इन्होंने क्या की है कि L को 1 हेनरी कब कहोगे, डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी कुछ भी नहीं है, इसी से कह दो। The self-inductance of a coil is said to be 1 Henry if an induced EMF of 1 volt is set up in it when the current in it changes at the rate of 1 ampere per second। यानी E भी 1 हो जाए, di by dt भी 1 हो जाए, तो L को हम 1 हेनरी बोल देंगे। तो 1 हेनरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ, 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जब उस कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी हो या 1 एम्पियर हो, एसआई की बात कर रहे हैं, तो बस खत्म हो जाती है बात। और दूसरी बात मैंने यहां से बता दी, जो बहुत प्यार से आप देख सकते हैं। अब इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस टॉप क्वालिटी लेक्चर में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जितने सीरीज से चल रही है वो गोल्डन सीरीज है। तो डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो आप जानते हैं L इज इक्वल टू होता फाई अपॉन आई, ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने प्यार से सीखा था। तो फाई अपॉन आई, और फाई होता है BA, आई का मतलब आई, BA को क्या लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो यहां से अगर आप निकालेंगे B की वैल्यू डायमेंशन, तो F अपॉन QV साइन थीटा, यही वैल्यू यहां पर F अपॉन QV साइन थीटा, और A अपॉन आई बाजू में लिख दिया है। अब इसके सारे डायमेंशंस लिख दीजिए। फोर्स का MLT माइनस 2 आप जानते ही है, एरिया का L स्क्वायर, Q का कूलाम लिख दिया, V है LT माइनस 1, और करंट का एम्पियर। बस इसको सॉल्व करिए और ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ पाए होंगे गहराई से कि L कितना इंटरेस्टिंग है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्शन का जो फिनोमेना है वो अपने में ही हो जाता खुद ही, इसलिए सेल्फ नाम रखा गया है। चलिए इसके कुछ एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जिससे हमें और शानदार तरीके से बात समझ में आएगी। इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया है, पूरी बात मैंने यहां लिखी है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। शुरू में क्या करें, आप एक बैटरी लें, इसी स्लाइड में बता रहा हूं, जैसे जब आप नोट्स के तौर पे पढ़ें, और इस बैटरी से आप एक कॉइल लगा दें। बेसिकली
ये जो कॉइल होती है ये रेस्ट्रेड है, जहां से करंट को कम ज्यादा किया जा सकता है, और ये बैटरी है प्लस माइनस। अब ये जो कॉइल होती है ना, जब भी इंसुलेटेड कॉपर वायर को किसी सॉफ्ट आयरन कोर पे कई नंबर ऑफ टर्न्स करा देते हैं, तो ये इस कॉइल को हम लोग चोक कॉइल बोलने लगते हैं। तो बेसिकली ये चोक कॉइल हो गई, समझ में आई ना, कई सारे टर्न्स सॉफ्ट आयरन के ऊपर। अब ऐसा सेटअप हमने बनाया, इसके बीच में एक हम बल्ब लगा देते हैं जो कि ज्यादा वोल्ट का नहीं है, 6 वोल्ट का लगाते हैं। क्यों 6 वोल्ट का लगाते हैं या कम का लगाता है ये भी समझ में आएगा। अब यहां से करंट फ्लो कराते हैं, ये देखिए पहले सीरीज में था, इसके पैरेलल में हमने बल्ब लगा दिया है। अब हम इसको जब ऑन करते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है, करंट जाएगी, जलेगा भाई। अब इस जलता है तो इस रियोस्टेट से हम आई की वैल्यू सेट करते हैं, आई को कम कर देते हैं काफी, जिससे ये बल्ब बहुत धीमा जले, टिमटिमाने लगे, फेंटली जले, इंग्लिश में। समझ में आ रही है ना बात? पहले तो ग्लो कर रहा था 6 वोल्ट पूरी अपनी बढ़िया, लेकिन उसको हमने क्या किया, डिम कर दिया, बहुत हल्का फेंटली जल रहा है, धीरे जल रहा है, डिम है। उसके बाद हम इस स्विच को, यहां पर एक स्विच भी लगा लेना चाहिए था, ये ऑन ऑफ का स्विच है की, इस स्विच को हम यहां पर, ये पहले जब जल रहा था तो हम लोगों ने इसको क्लोज कर रखा था, फिर हम एकदम से ऑफ कर देते हैं, ओपन सर्किट करते हैं। जैसे ही हम ओपन सर्किट करते हैं, हम क्या देखते हैं, ये बल्ब एकदम से झटके में खूब ग्लो करता है, फिर बंद हो जाता है, झटके में ग्लो करता है, बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो कॉइल लगी है, इस कॉइल में जब करंट जा रही थी स्टडी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने ऑफ किया, बहुत कम समय में यहां पर करंट की वैल्यू घटी। मान लो 5 एंपियर थी, आपने तुरंत खट से ऑफ किया तो कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो 5 एंपियर से 0 एंपियर पहुंच गई, बहुत कम समय में। तो इससे जुड़ा हुआ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, जो बात हमने सीखी थी, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्योंकि डीआई बाई डी से लिंक्ड होता है, डीआई बाई डी काफी ज्यादा हो गया कम समय में चेंज, तो उससे क्या हुआ, यहां पर काफी करंट इंड्यूस हो जाती है, और वो करंट जो बैक करंट होती है, इंड्यूस्ड करंट, वो इसको झटके में खूब बढ़िया सा जलाती है, और फिर ये बल्ब बंद हो जाता है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सप्लाई तो है नहीं। तो ये कहानी होती है कि यहां पर जब इसको ऑफ करेंगे तो बहुत कम समय में यहां पर करंट की वैल्यू एक झटके से, एग्जाम्पल के तौर पे 5 एंपियर से 0 एंपियर झट से हो जाएगी, तो बहुत कम समय में होगी, तो इसमें चेंज होने वाला जो फ्लक्स है, बहुत उसका रेट d5/dt वो काफी हाई होगा, dt कम हो गया और बदलाव ज्यादा हो गया। इस वजह से यहां पर एक तगड़ी करंट, इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है, जिस बल्ब को ब्राइटली जलाती है, और उसके बाद ये बल्ब बंद हो जाता है जलना, क्योंकि कनेक्शन को आपने स्विच ऑफ कर दिया है। तो ये बात आप यहां पर उम्मीद है समझेंगे, पूरा एक्सपेरिमेंट है जो इस बात को दिखाता है कि झटके में बल्ब अचानक क्यों बंद होने से पहले चमका। अब हम लोग कुछ और बातें करेंगे और फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, सारी बात करेंगे। तो ये देखिए कि यहां पर है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस की ये 3 फॉर्मूले हैं, ये थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं, फिर हम इसका डेरिवेशन प्यार से दिखाएंगे आपको। ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या केवल इंडक्टेंस, ठीक है। और ये जो सोलेनॉइड है उसका म्यू नॉट, मान लो एयर है उसके अंदर या फ्री स्पेस है, ये सोलेनॉइड होता है ना, तो इसके अंदर फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट हो गया। एन क्या होता है, टर्न डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, स्मॉल एन से उसको दिखाते हैं, तो ये याद रखिएगा। एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, बात खत्म। तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हो एल, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। दूसरी बात देखिए, इस एन को हम लोग कैपिटल एन से रिप्लेस कर देते हैं। एन का मतलब है टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ, है ना, ये इसका सब्स्टिट्यूशन एन की जगह आप कर दीजिए एन बाई एल, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अभी हम डेरिवेशन में करके दिखाएंगे। अब उसके बाद अगला फॉर्मूला क्या है कि अगर इस सोलेनॉइड के अंदर आपने कोई मटेरियल डाल दिया है,
सॉफ्ट आयरन वगैरह जो भी है, तो ये म्यू नॉट की जगह म्यू आर उसके साथ और लग जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, फॉर्मूला वही ऊपर वाला। बस अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, डेरिवेशन। तो आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सरल है। ये रहता है डेरिवेशन किसका, वो सेल्फ इंडक्टेंस का है, तो लिख नहीं रहा हूं, पीछे से ही कनेक्टेड स्लाइड है। और ये रहा आपका सोलेनॉइड, जैसे आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आए। ये एल इसकी लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, जो आप समझ पाए होंगे, और इसकी टर्न डेंसिटी एन जो है, टर्न डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एन होता है। इसका मतलब क्या है, जितने भी टर्न्स हैं, टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ। ये कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे आपको कहीं दिक्कत ना आए, एल तो लेंथ ऑफ दी सोलेनॉइड है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना तो दिमाग पकड़ ही लेता है अपना। अब इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लो कराई आपने, आई इसमें अब करंट फ्लो कराई, तो मैग्नेटिक फील्ड इन दी सोलेनॉइड, वो मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितनी बन गई, हम ये जानते हैं, पढ़ चुके हैं, उसकी वैल्यू म्यू नॉट एन आई होती है। मैग्नेटिक फील्ड इन दी सोलेनॉइड, करंट आई है, म्यू नॉट फ्री स्पेस का मामला है, परमिबिलिटी, और एन है टर्न डेंसिटी। ये भी बात हम समझ गए। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक है ईच टर्न से, तो यहां लिख देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn। जब कई टर्न है वो टोटल निकालेंगे, लेकिन ईच टर्न से कितना होता है उसे लिखते हैं बी इंटू ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। बहुत ही इतना सरल होता है, बस आप प्यार से इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मैं एकदम सरल, एकदम इसको मक्खन कर दूंगा आपके लिए। बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट एन आई इंटू ए, तो आराम से ब्रैकेट ब्रैकेट हटा लीजिए और इसको ऐसे लिख लीजिए। ये क्या है, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ सिंगल टर्न या ईच टर्न। ए को हम लिख सकते हैं, यहां एरिया है क्योंकि पाई आर स्क्वायर, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड। वो सब नहीं लिख रहा हूं, इतना तो आप समझ ही जाएंगे और किसका एरिया की बातचीत यहां चल रही है। अब यहां अगली बात लेते हैं कि पूरे सोलेनॉइड से कितना फ्लक्स लिंक्ड है। तो यहां पर मैं ईच टर्न था, तो इसको मैं φ1 लिख देता हूं ऐसे। तो अब टोटल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एंटायर सोलेनॉइड, यानी पूरे सोलेनॉइड से, उसमें जितने टर्न होंगे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, एक से लिंक था 1, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने इसमें मान लेते हैं कैपिटल एन, तो एन इंटू φ1, ये टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स हो गया। वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं, फिर इसको आगे हम लोग सेट करेंगे। इस कैपिटल एन को स्मॉल एनएल भी लिख सकते हो, क्योंकि हम यहां पर ये दिखा चुके हैं n इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल। दोबारा इसलिए लिखा कि फट से दिमाग पकड़े, बीच में सेंटेंस लिख दिया था। तो ये एनएल एन हो गया, φ1 ऊपर से टीप दीजिए, म्यू नॉट एन आई ए, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, कौन सी बड़ी बात है। तो मैं यही लिख देना चाहूंगा, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए। अब हम जानते क्या है, ये तो क्या है, फ्लक्स लिंक्ड, बट वी नो दैट कि जो फ्लक्स की कहानी थी वो एल आई के बराबर होती है। तो इस फ्लक्स, इस वाले फाई को यहां पुट कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए।
अब ये आई और ये आई बेटा गया कट, थोड़ा ऊपर करेंगे लिखने में आसानी होगी और शायद आपको देखने में भी मजा आएगा। एल निकल आया, खेल खत्म। दिस इज एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। पहला फॉर्मूले का डेरिवेशन एल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और वो कैसे डेराइव हुआ वो आपके सामने है। अब इस एन और कैपिटल एन के बीच खेलेंगे, तो यहां पर बाजू में ही लिख देते हैं कि एन बराबर होता है कैपिटल एन बाई एल। अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो मैं लिख सकता हूं एन इज इक्वल टू म्यू नॉट, एन की जगह कैपिटल एन बाई एल का होल स्क्वायर इंटू एल ए। तो ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एल इंटू ए। इस एल को ये स्क्वायर ने काट दिया, तो एल अब क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये दूसरा फॉर्मूला है जहां पे कैपिटल एन क्या दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। यहां स्मॉल एन क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बहुत अच्छी बात। अब अगर इसके अंदर कोई मटेरियल आपने डाल दिया है, कलर को बदलना चाहेंगे कि इफ coil is wound over a material of high relative magnetic permeability mu r ability जो कि म्यू आर है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सॉफ्ट आयरन, तो क्या हो जाएगा, ये क्या कहानी है, ये देखिए सोलेनॉइड था, इसमें आपने मटेरियल एक डाल दिया, ये कहानी है। तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। आप इस म्यू नॉट के साथ बेटा एल इज इक्वल टू म्यू आर ऑल लगा दो, तो म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, ये फॉर्मूले की कहानी। दूसरा इस वाले के साथ तो म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। देखिए पूरा फॉर्मूला चकाचक डिफाइंड या डेराइव हो चुका है। तो इसको आप नोट करें। फिर हम लोग देखेंगे कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है एल, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। पूरी बात, पूरा विश्लेषण शानदार तरीके से ये लेक्चर आपको केवल बोर्ड से नहीं बहुत आगे तक ले जाने का दम रखते हैं। तो मैं यहां पर रुकता हूं और आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे बच्चे कहते हैं हट जाइए, तो पूरा स्क्रीन समझने में आसानी होगी, ये नोट कर पाए होंगे आप। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और यहां तक पहुंच गए हैं भाई, ये पूरा आपका डेरिवेशन हो जाता है। चलिए आगे की बात समझते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस, वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। बहुत ही सरल बात लेकिन महत्वपूर्ण। अब यहां पर जैसा आप देख पा रहे हैं कि फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी अगर आप जो सोलेनॉइड उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे तो एल बढ़ जाएगा। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि एन अगर हमने बढ़ाया तो एल भी बढ़ जाएगा। और किस तरह बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इससे ये क्लैरिटी मिली, उससे कम से कम एक अंदाजा मिल जाता है एन बढ़ाने पर एल बढ़ रहा है। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल एंड ए, क्रॉस सेक्शन भी प्रोपोर्शनल है। एरिया को आप बढ़ाएंगे तो आपका एल बढ़ जाएगा। ये कहां से पकड़ रहे हैं, ये फॉर्मूले से ही पकड़ लीजिए जो लिखे हुए हैं। एन स्क्वायर देखिए, एन स्क्वायर बढ़ाया, एल इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यहां देखिए एरिया, एरिया बढ़ा है तो एल बढ़ रहा है, वही तो लिख रहा हूं। और अगर लेंथ की बात कर देंगे तो लेंथ से उल्टा जाता है। परमिबिलिटी की बात कर देंगे तो म्यू आर लगाओगे तो एल बढ़ जाएगा। बस ये फॉर्मूले से ही सारी चीज निकली है। परमिबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, तो आप म्यू आर अगर बढ़ाते हैं जो कि रिलेटिव परमिबिलिटी होती है, तो आपका एल फिर बढ़ जाएगा। हमने पीछे वाले फॉर्मूले से देख लिया था। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बड़ा
पूछा जाता है आपसे, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस तो बड़े शानदार तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। ये भी देख लेते हैं कि कुछ फिनोमिना और, कि आखिर सेल्फ इंडक्टेंस से होता क्या क्या है, या कहीं पर इसकी जरूरत हमको नहीं है तो हम बचें कैसे। क्योंकि बैक ईएमएफ डेवलप होता है ना कई सर्किट्स में, हमें नहीं चाहिए भाई। स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए रोड पर आप ऐसे सोच लीजिए, कई रोड्स हमको स्मूथ चाहिए, तो हम स्पीड ब्रेकर का कुछ इलाज करेंगे वहां। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इलाज संभव है। तो यहां पर पहली बात, फिनोमिना जो एसोसिएटेड है सेल्फ इंडक्टेंस से, पहली बात करते हैं स्पार्किंग की। आपने देखा होगा बड़ा नॉर्मल फिनोमिना है कि कभी कभी आप स्विच को जब ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ पंखे का है, ट्यूबलाइट का है, जो भी घर में बिजली के उत्पाद लगे हुए हैं, तो वहां पर आपको चिंगारी दिखी होगी। ये नॉर्मल है। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, क्या आपने अभी तक स्विच को जब ऑफ किया है कभी चिंगारी आपको दिखी है ऑन करते वक्त या ऑफ करते वक्त? आप में से 100 में से 25-30 लोगों ने यह ऑब्जर्व जरूर किया होगा, या उससे ज्यादा लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम ऑफ करते हैं एकदम से ऑन करते हैं, भाई ऑन तो एकदम से ही करेंगे, ऑफ भी एकदम से ही करेंगे, तो कारण वही है। मान लीजिए एकदम से ऑफ किया आपने, जिस डायरेक्शन में करंट बह रही थी वो घटनी शुरू होगी 5 एम्पियर से 0 एग्जांपल के तौर पर। तो जो बैक इंड्यूस्ड करंट है वो उसी डायरेक्शन में उसको सपोर्ट करेगी झटके में, क्योंकि फ्लक्स बदल रहा है। तो एकदम झटके में काफी करंट या काफी इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है। बैक ईएमएफ तगड़ा पैदा हो जाएगा, और बैक ईएमएफ तगड़ा पाएगा जब होगा तो दोनों जो वायर अंदर पास पास लगे हैं कनेक्शंस, उनके बीच स्पार्किंग हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड काफी तगड़ा बन जाता है एकदम से, क्योंकि ईएमएफ बहुत ज्यादा तगड़ा है। समझ पा रहे हैं आप ना? ऑफ किया, बहुत कम समय में एकदम बंद, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू काफी ज्यादा, जिससे तार जो पास पास कनेक्शन के लगे हैं उनमें स्पार्किंग हो गई। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, प्लग के आसपास कोई जलने वाला मटेरियल ना रखे। मान लो चिंगारी पकड़ ले तो घटना कोई घट जाए, वो भी ठीक नहीं। समझ में आई होगी बात। खैर, अभी हम लोग उसकी बात ना करके सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं, जिससे ट्रैक ना बदले, वरना सेफ्टी इशू डिस्कस होने लगेगा अब दूसरी बात, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। तो ये नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग क्या होता है? आपने देखा होगा, ये यही महाशय हैं जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, लैब में गए होंगे तो देखा होगा, या पोस्ट ऑफिस बॉक्स देखा होगा। उन रेजिस्टेंस बॉक्स में जब आपको ये देखिए, मान लीजिए रेजिस्टेंस इसके अंदर डालना है, तो इस नॉब को निकाल लेते हैं तो करंट इधर से जाती है, इधर जाती है, रेजिस्टेंस आ जाता है। इसको अगर लगा देंगे तो ये कंडक्टिंग मटेरियल है, सीधे करंट चली जाती है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स की कहानी है, या फिर पोस्ट ऑफिस बॉक्स कह लीजिए। लैब ऐप में गए होंगे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अब इसमें अगर हम सिंगल तार, देखिए डबल तार है, हम करते क्या हैं, एक तार लेते हैं, अब होता तो दिखाते, तार दिख नहीं रहा है, उसको दोहरा कर लेते हैं, जैसे धागे को पलट के दोहरा नहीं कर लेते डबल, तो वैसे ही तार को डबल कर लेते हैं और बॉबिन के ऊपर राउंड राउंड घुमा देते हैं। कई बच्चों को पता नहीं होगा बॉबिन क्या होता है, तो सिलाई मशीन देखी है, उसमें धागा लपेटते हैं उसके ऊपर। बहुत ही मजेदार चीजें हैं ये। आप सिलाई मशीन तो देखे होंगे, भले सिले ना हो, किसी को तो देखे होंगे, टेलर को अपने घर में मम्मी ने शायद कुछ किया हो, सिला विला हो, तो उस सिलाई मशीन के अंदर जहां धागा लगता है वो एक बॉबिन नहीं होता छोटा सा, जिसके ऊपर राउंड किया जाता है धागा, उसी को बॉबिन बोलते हैं। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा बॉबिन, अरे ऐसे सिलेंडर होता है भाई ऐसे समझ लीजिए बॉबिन हो गया। अब इसी के ऊपर ये वायर लपेट देते हैं, वो ना लटकेगा, ये पता नहीं कहां गड़बड़ झाला करते। इस बॉबिन के अंदर लपेटते हैं दोहरा तार, डबल किया हुआ। अब उससे क्या होता है, जब इसमें करंट आती है तो देखिए एक करंट जा रही है इधर, तो एक करंट लौट रही है, एक दोनों अपोजिट है। मैं इसके ऊपर ओवर राइट नहीं कर रहा हूं, जैसे झाम ना मचे, तो छोटा है ना, तो यहां पर करंट का डायरेक्शन देखिए अलग अलग है, यहां पे आधे सर्किल में अलग, आधे सर्किल में अलग, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट रहती हैं, तो फ्लक्स जो इससे लिंक्ड होता है वो भी एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। तो जो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ, बैक ईएमएफ बनना चाहिए, वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, या लगभग
खत्म होने की स्थिति में आता है, क्योंकि हम यहां बैक ईएमएफ नहीं चाहते। तो इसे बोलते हैं कैसी, इंडक्टिव वायरिंग। इसी को इन्होंने लिखा होगा नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, क्योंकि इंडक्शन इसके अंदर हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग्स क्या होती हैं ये भी आप समझ गए। एक एक चीज समझिए। दूसरी मजेदार बात आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इसके लिए एग्जांपल ले लीजिए गैल्वेनोमीटर। आपने पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, किसी भी बच्चे को अगर गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का डाउट है तो वो नीचे लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके वीडियो दे सकता है, या आप जो हमारी नई सीरीज चल रही है जिसे मैं गोल्डन सीरीज कहता हूं, इतनी पावरफुल है, आप देख सकते हैं वहां से। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जैसा आपने देखा होगा कांटा पॉइंटर लगा होता है, और शुरू में ऐसे पॉइंटर होगा, तो जब आप करंट फ्लो करेंगे, कॉइल होती है उसके अंदर, मैं गैल्वेनोमीटर पढ़ा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। तो कॉइल में जब करंट फ्लो होती है तो इंड्यूस बैक ईएमएफ बनता है। तो बैक ईएमएफ बनेगा, जब ये कांटा कोई रीडिंग देगा तो बैक ईएमएफ इसको रोकने की कोशिश करता है। तो ये वो बैक ईएमएफ इतना तगड़ा नहीं होता कि उसको झट से रोक दे, ऐसे अंत में जाके गैल्वेनोमीटर हिलता है। जहां रीडिंग देनी, मतलब 5 एम्पियर देनी है, तो खटाक से 5 एम्पियर पे नहीं जाएगा, ऐसे 5 के बाद ऐसे जाके रुकने की कोशिश करेगा। ये कौन रोक रहा है? ये रोक रहा है बैक ईएमएफ, जो करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, उस ऑक्सीलेशन को घटा रहा है। ठीक, अब इस गैल्वेनोमीटर को अगर डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाना है, डेड बीट का मतलब 5 एम्पियर की, तो कांटा खट से रुक जाए, वहां हिले नहीं, यहां 0 से 5 फटाक से, उसे बोलते हैं डेड बीट। बीटिंग का मतलब होता है जो परेड करते हैं ना, वो लफड़ा नहीं चाहिए यहां पर, आगे पीछे लेफ्ट राइट। ठीक, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, आपको जैसा मालूम है, यहां पर एल्युमिनियम का फ्रेम चढ़ा देते हैं। लाइट कॉपर भी चढ़ा सकते हैं, एल्युमिनियम का फ्रेम लिखते हैं रेक्टेंगुलर, और उस पर वाइंडिंग करते हैं, जिससे एल्युमिनियम के अंदर एडी करंट्स बन जाती हैं। एडी करंट्स का भी बिहेवियर होता है कि जिस चीज से बन रही हैं, कंडक्टर्स में बनती हैं, उसका विरोध करती हैं। तो एक तो महाशय इंड्यूस्ड ईएमएफ था पहले, इंड्यूस्ड करंट उल्टी बैक, और एक अब बन गई एडी करंट। एडी करंट को पढ़ना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, वो भी विरोध करेगी। तो दो उसके दुश्मन मिल गए हिलने के, तो अब खटाक से जाके रुक जाता है। इतनी बातें से बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। बहुत मजेदार है फिजिक्स, थोड़ा सा देखें, और सरलता से मैं दिखाऊंगा आपको, बस आप इसको पढ़ते रहें और मेरी बात सुनते रहें, देखिए चमत्कार हो जाएगा। खैर चमत्कार होगा भाई, होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी थी पूरी, वो हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब म्यूचुअल में वर्ड लिखा है म्यूचुअल, तो म्यूचुअल में तो 2 लोग होने चाहिए भाई, सेल्फ में तो अकेला मामला चल जाता है। तो म्यूचुअल में जैसा मैंने बोला, म्यूचुअल हमेशा 2 लोगों के बीच की बातचीत होती है, तो यहां 2 कॉइल आ जाती हैं। वहां तो अकेले ही सब हो रहा था, यहां पर एक कॉइल कराएगी, दूसरे में घटना घट जाएगी। तो जिसमें एक कॉइल को लेते हैं, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। इसे प्राइमरी कॉइल में होता क्या मामला है ये हम देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी कॉइल की। तो प्राइमरी कॉइल क्या है, इसके अंदर एक कॉइल लगी हुई है, बैटरी लगा हुआ है, की लगा हुआ, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिससे कि हम लोग इसमें करंट को कम ज्यादा कर सके। और इससे लिंक्ड एक सेकेंडरी कॉइल है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात है। ये सेकेंडरी के लिए यहां पर देखिए एस लिख देते हैं, प्राइमरी के लिए पी लिख देते हैं, जो कि छपा भी है छोटा छोटा, उम्मीद है दिख जरूर रहा होगा, क्योंकि मैंने मोबाइल पे चला के देखा था और वीडियो को, तो छोटा भी लिखो तो बच्चा अगर पढ़ने के मूड में तो सब दिखाई पड़ता है। तो यहां पर जैसे ही आपने की को क्लोज किया, इसमें करंट की वैल्यू 0 से 5 एम्पियर तक बढ़ने के लिए शुरू हो गई। तो इसमें करंट चेंज होने लगी, इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ने लगा। जैसे जैसे करंट बढ़ी वैसे वैसे बी बढ़ा, उसकी वजह से जो इस कॉइल में एसोसिएटेड फ्लक्स है वो भी बढ़ने लगा। और इफ देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज ए इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसके अंदर आपका क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गया।
और इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट बन गई। और इसकी सच्चाई का पता, इसका वेरिफिकेशन ये गैल्वेनोमीटर करता है, जो टुई से पॉइंटर उसका हिल जाता है। तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो हुई है। अब मजेदार बात क्या है कि मान लीजिए ये कांटा ऐसे हिला एक तरफ, पॉइंटर का ऑफ गैल्वेनोमीटर, जब इसको हम ऑफ करेंगे तो इसमें करंट उल्टी दिशा में आती है। वही इंड्यूस्ड करंट जो होती है हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वो पैदा हो रही है। तो यहां पर जब ये बढ़ती है करंट तो एक डायरेक्शन में उसको घटाने की कोशिश, जब घटती है तो उसी के सपोर्ट में दूसरी डायरेक्शन में, तो कांटा ऑन ऑफ करने पर एक दूसरे के अपोजिट जाता है। तो एक कॉइल की वजह से हमने दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा या इंडक्शन देखा, इसलिए दो कॉइल का जिक्र है, इस वजह से इसको म्यूचुअल बोला गया, म्यूचुअल। और पहले वाले में खुद ही सारा काम हो जा रहा था तो वो सेल्फ था। अब ये म्यूचुअल की बात जैसे एग्जाम में लिखनी हो तो चुस्त दुरुस्त तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो पढ़ लीजिए। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल, मतलब इस सेकेंडरी में जो फिनोमिना हो रहा है इंड्यूस्ड कॉइल का बनने का, टू ए चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल, इसमें चेंज ऑफ करंट हो रही है, इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। बताइए इससे सरल क्या होगा? इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है इसमें करंट में होने वाले चेंज की वजह से, उस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। बात हो गई खत्म। अब जो पिछली बात थी एल, जिसे बोल रहे थे सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का हम लोग जिक्र करते हैं, एम से दिखाते हैं इसको। ये भी बहुत सरल सी चीज है। ये क्या लग गया यहां पर, दिख नहीं रहा, हटेगा नहीं, उसी में आ गया है। तो आप यहां पर अगेन क्या देखते हैं, जो फाई है वो आई के प्रोपोर्शनल है। ये आई किसमें है? प्राइमरी कॉइल की आई है। उसमें करंट जितना बढ़ाएंगे फ्लक्स दूसरे में जो जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी कॉइल में उतना बढ़ता जाएगा। ये ध्यान रखना, ये आई किसका है? प्राइमरी कॉइल का। और ये किसकी कहानी है? सेकेंडरी कॉइल की। तो करंट इन प्राइमरी कॉइल जितना ज्यादा चेंज करेंगे उतना ज्यादा कहानी फाई में बदलाव होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, फाई इज इक्वल टू एम आई लिख दिया, और इस एम को क्या बोल रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम। बात खत्म हो गई। फिर वही फैराडे लॉ जिंदाबाद। अगर कहीं पर फाई हो रहा है बदल तो वहां पे बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो कुछ नहीं, E इज इक्वल टू माइनस फैराडे लॉ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ, और यहां पर आप माइनस डी एम आई अपॉन डी टी। एम तो कांस्टेंट है तो माइनस एम डी आई बाई डी टी। बस ये देखिए फॉर्मूला निकल आया, यही यहां छपा है। बात खत्म। अब पढ़ लेते हैं। वेयर एम इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन कॉइल, एक किसी गिवन कॉइल के लिए एम देखिए वैल्यू कांस्टेंट होती है, और इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम लोग इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और कभी दो कॉइल का जिक्र हो वहां केवल इंडक्टेंस बोले तो भी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस समझेंगे जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ गए? ये क्लैरिटी है कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का मामला क्या है। यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अगेन हेनरी। तो एसआई यूनिट क्या होती है? हेनरी। एम की भी हेनरी आ जाएगी, एल की भी हेनरी आई थी। तो ये बात आप यहां से पकड़ पाए। अब इसके देखिए, इसी अब दो इक्वेशन बनी है तो एम को हम दो तरीके से फिर समझ सकते हैं। जैसे हमने एल समझा था, समझ लो उसमें क्या है, ये तो बड़ी छोटी बातें हैं। तो यहां पर टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फाई इज इक्वल टू एम आई। तो एम और फाई बराबर हो तो आई को 1 कर दो। इससे क्या मिला? फाई बराबर एम, जैसे पिछली बार किया था, रिजल्ट आ गया। तो क्या बोला? जब प्राइमरी कॉइल में यूनिट करंट पास कराई जाएगी तो उस समय जो फ्लक्स लिंक्ड होगा सेकेंडरी कॉइल में उसको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल देना, बस। तो thus the mutual inductance of two coil is numerically equal to the magnetic flux linked with one coil with when a unit current passes
थ्रू द अदर कॉइल। यहां पे ये जो m बोला जाता है, अभी आप देखेंगे, ये हम विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मली बोलते हैं। अभी देखेंगे आप बातों को, तो यहां पर आप लिखना चाहें अगर विशेष तौर पे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल, इसको हम ऐसे m कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू m भी लिख देते हैं। अभी देखेंगे कि इसको m क्यों लिख देते हैं। बहुत मजेदार किस्से हैं। तो अब एक तो डेफिनेशन इससे हो गई, दूसरी डेफिनेशन क्या है, इससे ले सकते हो आप, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस एम डी वाई बाई डी टी। अगर डी आई बाई डी टी को आप 1 कर दो, प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को यूनिटी करते हैं, तो न्यूमेरिकली ई एम बराबर हो जाएगा। फिर वही बात कर दी इन्होंने, तो ये देखिए डी आई बाई डी टी अगर 1 कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, एम के बराबर। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स में बी डिफाइंड as the induced EMF set up in the one coil when the current in the neighboring coil changes at the unit rate। बस ये बहुत ही सिंपल बातें, कोई झमेला नहीं है। चलिए कदम और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एल के केस में इसको डिटेल में समझें तो एम को समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब अगेन यूनिट का मामला, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी माई एम डी वाई बाई डी टी, तो एम क्या हो गया, माइनस साइन बैक ईएमएफ के लिए है, किस डायरेक्शन में है, लेंस लॉ को दिखाता है, तो E अपॉन डी आई बाई डी टी। तो यहां पे सबकी यूनिट रख दीजिए आप, एम ऐसा यूनिट ऑफ एम क्या रहा, ये देखिए 1 हेनरी निकल आया, ऊपर वाले का 1 वोल्ट, नीचे 1 एम्पियर पर सेकेंड। और इसी को डिफाइन कर लेते हैं कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। 1 हेनरी कब कहेंगे, जब सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो, प्राइमरी कॉइल में जब हम डी आई बाई डी टी को 1 लेके बैठे हैं। तो इफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट is set up in one coil when the current in the neighboring coil changes at the rate of 1 ampere per second। बस di by dt को 1 कर दीजिए, कहानी बन जाएगी। आगे चलते हैं बेटा। अब यहां पर ये देखिए, इसका डेरिवेशन मजेदार है और अच्छी बात करेंगे, कुछ बातें सीखेंगे भी। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं, जैसे हमने L का फॉर्मूला निकाला था, तो म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी फॉर्मूला निकालेंगे। वहां पे इकलौता मामला था, तो एल यहां म्यूचुअल निकालने के लिए 2 कॉइल लेनी पड़ती हैं, तो उसकी बात हम लोग समझेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स ऑफ सोलेनॉइड, ये फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, 2 कॉइल हैं, और इस फॉर्मूले का हम डेरिवेशन, इसको समझाने से पहले हम डेराइव ही कर लें तो ज्यादा मजेदार स्थिति होगी। तो यहां पर इसका लिख देते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन हमें 2 कॉइल लेनी है, पहले मैं बनाता हूं पहली कॉइल, तो थोड़ा सा ऐसा साफ डायग्राम बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये साहब एक कॉइल ले ली, जिसे मैं कॉइल नंबर 1 कह रहा हूं, और इसमें जाने वाली करंट को भी भेजेंगे तो I1 कह देंगे, और ये कॉइल 1 है, और इसमें एक दूसरी कॉइल लेंगे जो इसके ऊपर लपेटी गई है। तो अलग से देखिए, तो व्हाइट कलर ले लेते हैं, वो मैंने ऐसे लपेटी है, देखिए ये बड़ी कर दी है, जैसे आप देख पाए कि इसमें कांड क्या हो रहा है। ये कॉइल नंबर 2 है जो इसके ऊपर लपेटी है, और इसमें भी करंट हम अभी भेजेंगे, तो मैं I2 अभी तो मेंशन कर देता हूं। यहां एक बात और कर देता हूं, जो पहले नंबर की कॉइल थी उसका रेडियस ये हरी वाली है, दिस इज R1, और जो दूसरी वाली कॉइल है उसका रेडियस R2 है। क्लियरली R2 इज ग्रेटर देन R1, आप ये यहां पर लेके चल रहे हैं। जो सेकंड कॉइल है वो पहली वाली कॉइल के ऊपर लपेटी गई है, बड़ी है उससे रेडियस पे, दोनों की लेंथ सेम है। लेंथ सेम क्यों रखी है, वरना ये भसड़ लंबी हो जाएगी, हमारे कोर्स से बाहर का मामला हो जाएगा। तो सिंप्लिसिटी बनी रहे हमें समझने के लिए, तो लेंथ ऑफ बोथ कॉइल इज सेम। बाकी बातें आप यहां पर समझ पाए हैं। ये एल ऑफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, और R1 R2 इसकी रेडियस लिख नहीं रहे, एक एरिया का जिक्र कर लेते हैं। और ये जो ए में लिख रहा हूं, ये भाई साहब पाई R1 स्क्वायर है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया किसका हुआ, पहली वाली कॉइल का, जिसे आप लिखते हैं पहली दूसरी की जगह, इसको मैं आगे इनर भी लिख देता हूं, इनर सोलेनॉइड।
जैसे दिमाग आपका इस बातों को पकड़ ले, इसको आउटर सोलेनॉइड, चमक रहा है, दिख नहीं रहा है, जिससे आप ज्यादा आसानी से बातों को पकड़ सके। क्या लिख रहे थे ये, एरिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलेनॉइड, ये जो कि सोलेनॉइड ऑफ 1 लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये एरिया इनर, इसको A1 A2 नहीं लिखेंगे यहां पर हम लोग, क्यों? क्योंकि A2 का अभी देखिएगा कहीं इस्तेमाल ही नहीं होता है, तो वी ओनली टेक ए, और ए किसका एरिया है? इनर सोलेनॉइड का, भी आपको दिखाई पड़ेगा इसलिए, वरना हम इसको क्या करते, A1 A2 ले लेते भाई, दोनों का एरिया अलग अलग, लेकिन यहां पर A2 का तो इस्तेमाल ही नहीं होना है, इसलिए नहीं लिया है। आगे चलते हैं और व्हाइट कलर ही लेते हैं, थोड़ा बढ़िया या ज्यादा बढ़िया दिखेगा। पहले क्या करते हैं, टाइम वेरिंग करंट पास करते हैं हम लोग S2 के अंदर। तो फर्स्ट वी पास टाइम वेरिंग, मतलब समय के साथ बदलने वाली, तभी तो फ्लक्स वगैरह डेवलप होगा, करंट किसमें, I2 मतलब बाहर वाला मामला, टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू कॉयल नंबर 2, जो कि आउटर कॉयल है। आउटर कॉयल बार बार अब नहीं लिखेंगे, ये आप समझ पाए होंगे किस कॉयल से, यहां साफ है कि इसी से हम I2 पास कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना सेटअप होगा इन द कॉयल, मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉयल, आउटर कॉयल विच इज 2 लिख रहे हैं, इन कॉयल 2। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2I2, जहां पर आप ये जानते हैं कि जो N2 है वो टर्न डेंसिटी है। हियर N2 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ, ये आप जानते हैं, इसको बार बार मैं मेंशन नहीं करूंगा। N2 क्या हो गया, टर्न डेंसिटी, सेकेंड सोलेनॉइड में पर यूनिट लेंथ कितने टर्न्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 अपॉन L। तो ये यहां पर इसका जिक्र किया जा रहा है, जो आप पकड़ पाए होंगे। मैं इसको भी हाईलाइट कर देना चाहूंगा, कलर को बदलूं जैसे मोनोटोनस न लगे। अब आगे की बात करते हैं, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक्ड है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इनर सोलेनॉइड, लिंक्ड विथ इनर सोलेनॉइड। इनर सोलेनॉइड कौन सा था, नंबर 1 वाला। भाई आप समझ रहे हैं ना, बाहर हमने करंट फ्लो किए और हम ये देखना चाहते हैं कि जो अंदर है पहला कॉइल, उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है। तो आसानी से लिख सकते हो इसको, क्या बोलेंगे हम लोग, φ1, क्योंकि ये अंदर वाले से लिंक्ड है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी B2 इंटू ए, ये तो रहा फ्लक्स, और कितने टर्न्स थे अंदर वाले में, N1 में वो थे N1, तो ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट N2I2 AN1। एरिया आप समझ पा रहे हैं, अंदर वाले का है तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जब बाहर वाला लेंगे तो थोड़ी तकलीफ महसूस करेंगे, वो मैं आपको सरल भाषा कर दूंगा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये तो मैं फ्लक्स मिल गया, तो इसलिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, पहले का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 का मतलब इनर सोलेनॉइड का, उसी में तो चेंज हो रहा है फ्लक्स, कॉइल 1 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 2। तो इसको कैसे शो करते हैं, M12 ऐसे लिखते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 2। अब यहां पर हमें फॉर्मूला पता है, जो कि हो जाएगा φ1 अपॉन, और यहां वैल्यू हो जाएगी I2, क्योंकि φ इज इक्वल टू MI होता था। तो φ1 क्या हुआ, इनर सोलेनॉइड में कितना फ्लक्स है,
और करंट तो दूसरे कॉइल की रहती है, म्यूचुअल की बातचीत है। तो यहां पे वैल्यू रख दीजिए ये म्यू नॉट N2 I2 AN1 अपॉन I2। तो ये I2 देखिए कट गया और वैल्यू क्या आ गई यहां पर, म्यू नॉट N2 AN1। अब इस N2 को भी मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में मेंशन कर लेता हूं। तो इसको क्या लिख दोगे, म्यू नॉट N2 अपॉन L इंटू AN1। तो आप M12 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। तो ये देखिए हमने M12 का मतलब लिखा ही था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल नंबर 1 जो कि इनर है विथ रिस्पेक्ट टू आउटर कॉइल। ये एक हमने डेरिवेशन M का कर दिया है, लेकिन अब हम दूसरा डेरिवेशन करेंगे जो M21 को फाइंड करेंगे। अब मैं अगली स्लाइड में लूंगा, यहां जगह नहीं बची है, या ज्यादा लिखूंगा तो पीडीएफ में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। हम इसको फाइंड करने की कोशिश, ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट था विद रिस्पेक्ट टू 2, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 बाहर वाली का जब हम अंदर वाले में करंट फ्लो करते हैं। तो मैं क्या लिखूं, पीटीओ लिख दूं यहां, या आप समझदार हैं, अगली स्लाइड में आपको दिखाई पड़ेगा। डायग्राम यही लेंगे तो यहां समझाते हैं, क्योंकि बार बार डायग्राम बनाने में थोड़ा मजा कम आएगा। अब देखिए क्या करेंगे ना, अब हम लोग अंदर वाली में करंट फ्लो करेंगे और बाहर वाले में जो फ्लक्स लिंक है उसको समझेंगे। तो मैं इसको लिखता हूं और वाईटी लिखे चलते हैं। नाउ वी फ्लो द टाइम वेरिंग करंट I1 इन कॉइल 1 जो कि इनर कॉइल है। ये आप समझ पाए होंगे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बन गया, B1 पहली कॉइल के अंदर वो बन गया B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। इसमें कोई परेशानी नहीं। और यहां हम जानते ही हैं कि N1 की जो वैल्यू होती है वो N1 अपॉन L है, इसको भी हम पहचानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या है, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड कॉइल, फ्लक्स या टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल जो कि आउटर था, आउटर कॉइल या सोलेनॉइड, उसकी φ2 की वैल्यू हम ले लेंगे B1A/N2। अब आप देखिए यहां पे मजेदार बात बताता हूं, B1A और नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड में कितने थे, N2। यहां पर देखिए एरिया हमने अंदर वाली कॉइल का लिया, इधर देखिए और समझिए, हम जब फ्लक्स को लिंक कर रहे हैं तो फ्लक्स लिंक सेकंड वाले में कितना फ्लक्स है पता करना चाहते हैं, तो नॉर्मली तो हम एरिया सेकंड वाली कॉइल का लेते हैं ना भाई, जिसमें फ्लक्स लिंक निकाल रहे हैं उसी का एरिया लेते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं किया है, जानते हो क्यों? क्योंकि ये जो गैप है, ये जो कॉइल है ना, सोलेनॉइड के अंदर ही तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल रहता है। तो ये जो हिस्सा है खाली बाहर वाली, यानी R2 माइनस R1, जो R2 माइनस R1 जो गैप हो गया पहली कॉइल दूसरी कॉइल के बीच में, क्योंकि दूसरी कॉइल बड़ी है, तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इधर भी इसी तरह देखें तो इसमें भी हमारा डायग्राम को पकड़ते हुए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर ही होता है। तो जब हम फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड कॉइल कर रहे हैं तो जहां मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं वहां काहे का फ्लक्स, तो हम उसको लेते ही नहीं है, यही एरिया लेते हैं, ये अंदर वाले का एरिया, ये इसका एरिया की बात कर रहे हैं, इनर सोलेनॉइड, उसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हम बाहर वाले का एरिया नहीं पकड़ते हैं। क्या ये बात आप अच्छे से समझ पाए? क्योंकि ये यहां पर कैच है।
कैच क्या है, मतलब आपको आना चाहिए। और इसके पीछे अगर आप रीजन लिखना चाहो, पॉइंट टू बी नोटेड, कलर अलग होना चाहिए। तो या मैं पूरी चीज आपको बताने के चक्कर में हूं। नोट, नोट समझ गए ना कि ये ए जो लिया है ये एरिया अंदर वाले का क्यों लिया है। अब यहां पर अगर चाहें लिखें तो हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द फील्ड B1 ड्यू टू I1 इज कांस्टेंट इनसाइड इन कॉइल नंबर 2, कॉइल नंबर 1 जो कि इनर सोलेनॉइड है, इनर कॉइल, बट 0 in the annual region between the two solenoids। ये यहां पर कई टीचर शायद बातचीत थोड़ी ना कर पाए, तो मैंने कहा जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जबरदस्त अंदाज में पढ़ेंगे। ये समझ पाए ना, जहां पर ये खाली जगह थी, खाली का मतलब बाहर वाले सोलेनॉइड और अंदर वाले सोलेनॉइड का बीच का ये रीजन, R2 माइनस R1 कह दीजिए, यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, करंट तो हमने I1 में भेजी थी, मैग्नेटिक फील्ड उसी सोलेनॉइड के अंदर था। जबकि बाहर वाला जब लिया था I2 करंट तो पूरे में था मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद है आप इस बात को पकड़ पाए होंगे, जरूरत से ज्यादा खींचने पर कुछ हासिल नहीं होगा। तो यहां पर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने लिखा φ2 इज इक्वल टू BA B1A इंटू N2। यही φ2 अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर से B1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो म्यू नॉट N1 I1 A N2। और अगर N1 को हम नंबर ऑफ टर्न्स में रखें तो म्यू नॉट N1 अपॉन L I1 A N2, ये वैल्यू हो गई। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, कलर को फिर से बदलना चाहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस of coil number 2 with respect to coil number 1, क्योंकि इनर कॉइल में करंट भेजी है, आउटर कॉइल का हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लें विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो इसको लिखते हैं M21, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो फ्लक्स लिंक्ड इन 2 और करंट फ्लोइंग इन 1, ये उसी तरीके से जैसे पहले किया था। अब इसको यहां से आप जब सॉल्व करोगे, φ2 की वैल्यू रख दो म्यू नॉट N1 I1 A N2, और ये रहा L और ये रहा I1, तो ये I1 कट गया, ये वैल्यू क्या आ गई देखिए, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ध्यान से देखिए, अब ये मैं एक बार और लिख देना चाहता हूं, मजा तभी आएगा। M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ये फॉर्मूला हमने किसका निकाला, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। बहुत बढ़िया। और यहां पर देखिए, अगर ये मैं इक्वेशन 1 कह दूं और पीछे वाले को जो हमने डेरिवेशन किया था यहां पर इसको मैं अगर 1 कह दूं, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। देखिए ध्यान से, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L M12, और यहां पर अगेन μ21 म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, बोथ आर सेम। तो इससे बड़ी क्लासिक चीज हमको मिलती है और सुविधा भी हमको मिल जाती है, क्या, नाउ फ्रॉम 1 and 2 हमारा जो M12 था वो M21 के बराबर आ गया। अब इसको हम M लिख देते हैं, कह देते हैं से, दोनों बराबर ही है। और इसी में जो ये दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, पहली का दूसरे के रेस्पेक्ट में, दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में सेम होता है, इसे ही को बोलते हैं हम लोग क्या, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो ये कॉम्बिनेशन का होता है बेसिकली, ये दो कॉइल के
कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। तो यहां लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको समझने भी मदद मिलेगी। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, आगे बढ़ा देते हैं, इज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, मतलब उनके कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है बच्चों, इससे फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर विच वन ऑफ देम functions as primary or the secondary coil। कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और इस खास बात को हम लोग क्या कहते हैं? दिस फैक्ट इज नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है इससे कुछ लेना देना नहीं, एम दोनों का सेम आएगा। तो अब आप इसको, ये डेरिवेशन बिल्कुल जानदार तरीके से हो गए हैं, बिल्कुल क्लियर कट एम वाले। तो एम की वैल्यू एक बार लिखी हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन एल आ जाती है, और इसके 2-3 फॉर्मेट और बना लिए जाते हैं। जैसे आप इसी को लिखना चाहें, इसी फॉर्मूले को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं m n1 n2 को स्मॉल n1 n2 के टर्म में, तो वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट n1 n2 a l। ये n1 अपॉन l हो गया स्मॉल n1, एक l के लिए मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एडजस्ट हो गया n2 में। और इसी को अगर मैं रेडियस में लिखूं तो म्यू नॉट n1 n2 और एरिया मतलब पाई r1 स्क्वायर इंटू एल। ये रेडियस ऑफ इनर कॉइल है, रेडियस ऑफ इनर कॉइल, ये फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा, ये एरिया ऑफ इनर कॉइल है जो अंदर रहती है। तो ये बेसिकली 3 फॉर्मूले हो गए इसी को अलग अलग रूप में देते हुए। तो आप ये डेरिवेशन नोट कर लें, एक बढ़िया डेरिवेशन है जो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया है। अब इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि किन फैक्टर पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो ये आप नोट कर लें, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा पॉज करके या जैसे भी। और इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, यहां रोकते हैं, और इसके बाद मैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाता हूं, ऊपर से दिखानी होगी जिससे आप पूरी बात, सारी बात मैंने क्लियर की है, आप अच्छे से समझ पाए। यहां से कहानी थी, तो ये आप इधर नोट कर सकते हैं। तो इसको और थोड़ा ऊपर करूंगा बेटा, और जिससे आप पूरी बात जो उसमें लिखी गई है नोट्स के तौर पर वो आप यहां पकड़ पाए। थोड़ा सा और ऊपर करना होगा, आप देख पाए होंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये नोट कर पाए। अब देखते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूले से ही चीजें निकाली गई हैं। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स m डिपेंड करता है n1 n2 पर, और यहां पर फॉर्मूला देखिए n1 n2 का, इसको थोड़ा नीचे कर दे तो आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए n1 n2 पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है, वही चीज वहां लिखी हुई है। फिर बात कर रहे हैं कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कॉमन एरिया क्या है? इनर सोलेनाइड का एरिया, वही तो कॉमन है, आप समझ गए होंगे ना। कॉमन एरिया क्या है? इनर सोलेनाइड का, वो इनर सोलेनाइड में भी है और बड़े सोलेनाइड में भी है, तो वो एरिया के कॉमन एरिया के प्रोपोर्शनल है। रिलेटिव सेपरेशन, बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो रिलेटिव सेपरेशन हो गया। रिलेटिव ओरिएंटेशन, किस तरह से कॉइल एक दूसरे से क्लब है,
रिलेटिव ओरिएंटेशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए इस तरह कॉइल लगी हुई है, क्या एक ऐसे है और एक सपोज करिए, समझ जाएंगे, अंदर है ऐसे फुली लिंक्ड है कपलिंग, और एक मान लीजिए ऐसे है सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल लिख दीजिए, और कुछ ऐसे है, तो ये इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो इस रिलेटिव ओरिएंटेशन का मतलब ये है, और रिलेटिव सेपरेशन का मतलब एक दूसरे से दूरी कितनी है ना, ये बात इसकी है। ओरिएंटेशन का मतलब ये किस तरह से लिंक्ड है। परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, इसके अंदर आपने सॉफ्ट आयरन या कोई ऐसी चीज डाली है कि नहीं, डाली है तो वो म्यू नॉट के साथ साथ म्यू आर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं जिसपे ये डिपेंड करता है, हमें इसको पकड़ के रखना चाहिए। अगली बात देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का यही मतलब जो ओरिएंटेशन की बात की गई थी कि अगर ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है तो ये फुली किस तरीके से है, पूरा फ्लक्स एक दूसरे से लिंक रहेगा। और अगर ये 90 डिग्री पर है तो आप समझ सकते हैं कि फ्लक्स लिंकेज शून्य है, फ्लक्स लिंकेज कुछ मिलेगा ही नहीं एक दूसरे से। तो इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, के से इसको शो करते हैं। तो एम म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन दो जो सोलेनॉइड है उनका सेल्फ इंडक्टेंस रूट L1 L2, ये रिलेशनशिप है K इज इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट L1 L2। K की वैल्यू 0 से 1 तक होती है, अगर 0 होगी तो नो कपलिंग, ये स्थिति है, और 1 होगी तो परफेक्ट कपलिंग, यानी पहली वाली स्थिति। यही लिखा है K लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो व्हेन द कपलिंग इज परफेक्ट, मतलब ये इंटायर फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, तो M मैक्सिमम होगा और K हमारा 1 होगा। M विल बी मैक्सिमम और K विल बी 1, और कोई कपलिंग नहीं है, सेकंड वाली स्थिति यहां लिख देता हूं। तो यहां पर इसके लिए K हो गया 0, इसके लिए परफेक्ट है तो K इज इक्वल टू 1। ऐसे आप ज्यादा बेहतर पकड़ पाएंगे, K इज इक्वल टू 0 एंड M भी साथ साथ 0 हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए आगे की बात करते हैं और न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल लगाए चीजें कंप्लीट नहीं होंगी। तो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, एल की बात कर रहा है, इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिली वेबर, ये फाई है, इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। तो हम जानते हैं, बहुत ही सरल सवाल, एल आई होता है, फाई इक्वल टू एल आई। तो एल कितना हो गया, फाई अपॉन आई। फाई दिया है 40 मिली वेबर, ये देखिए 40 मिली वेबर, और 2 की करंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 10 की पावर -2 हेनरी। आंसर आ गया। ये बच्चों वाला सवाल है, कोई तकलीफ नहीं, नोट कर लीजिए, अगला सवाल करेंगे। तो ये वार्म अप न्यूमेरिकल हो गया जो आप नोट कर पाए, बहुत ही आसान था। अगली बातचीत करते हैं, इफ ए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट dt, ये रेट ऑफ चेंज di बाई dt, ये di बाई dt दे रखा है जो कि 4 एम्पियर पर सेकेंड, यूनिट भी बता दी, पकड़ सकते हो। इंड्यूसेस एन EMF 20 मिली वोल्ट इन ए सोलेनॉइड, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, साइन माइनस छोड़ दीजिए, वो तो डायरेक्शन बताता है, तो इसको L di बाई dt लिखा जा सकता है। आपको निकालना L है तो E di बाई dt, E कितना था, 20 मिली वोल्ट, और di बाई dt कितना है, 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, या 5 मिली हेनरी आपका आंसर आ गया। तो देखिए, प्रेम पूर्वक आप इसको कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आप इसको भी नोट करें, अगला सवाल लेते हैं, जिससे हम लोग चीजें पकड़ पाए। ऐसे ही एग्जाम में सवाल टिपक पड़ेंगे, बहुत ही सरल आते हैं, सब कर लेंगे हम, तो अच्छे अच्छे सवाल भी कराएंगे आपको। ये रही अगली बातचीत, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ए 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू ए 6 ओम 10 हेनरी कॉइल। तो एक कॉइल है, 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू एक कॉइल ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा मजा आएगा और हमको भी आएगा। और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। इसकी कहानी क्या है, रेजिस्टेंस दिया है 6 ओम,
और एल की वैल्यू दी है यहां पर 10 हेनरी। एक ही कॉइल है इसलिए एल ही होगा। आगे देखते हैं, एक है दो है। थ्रू ए स्विच ड्राइव से कांस्टेंट करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, द स्विच इज सडनली, यहां कहीं स्विच भी लगा दो भाई। जब स्टडी करंट जा रही थी कोई तकलीफ नहीं थी, फिर उसके बाद स्विच को सडनली ओपन कर दिया। ओपन करने का मतलब ऑफ कर दिया। इफ इट टेक्स 1 मिली सेकेंड, टाइम कितना है 1 मिली सेकेंड, टू ओपन द स्विच, फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड। सवाल बिल्कुल आसान है, एवरेज ईएमएफ निकालना है, ई निकालना है। तो पहले जब इसके अंदर करंट जा रही थी उसकी वैल्यू हम निकालते, क्योंकि बाद में तो जीरो हो गई, आपने स्विच ऑफ कर दिया है। शुरुआत वाली करंट तो पता हो, उसी के लिए आर दिया है, वी आई आर, ओम्स लॉ। तो स्टडी करंट क्या हुआ, स्टडी स्टेट करंट, जिसको निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू वी अपॉन आर से। 12 वोल्ट की बैटरी लगा के पड़े, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर की स्टडी स्टेट करंट मिल गई हमको। और फाइनल करंट क्या है, शून्य है। फाइनल, क्योंकि स्विच ऑफ कर दिए थे ना, तो फाइनल करंट कितनी, जीरो है। इसलिए डी बाई डी टी क्या रहा, तो फाइनल करंट जीरो, पहले वाली दो, 1 मिली सेकेंड में, दिस इज द एम्पियर। तो वैल्यू कितनी आ गई, -2 इंटू 10 की पावर एम्पियर पर सेकेंड। ये डी बाई डी टी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत आसान से, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। वैल्यू रख लेते हैं यहां पर, तो -10 हेनरी का एल दिया हुआ है, डी आई बाई डी टी है -2 इंटू 10 की पावर -3, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, प्लस करते हुए 20,000 वोल्ट। इतने का इंड्यूस ईएमएफ इसमें पैदा हुआ है, यही पूछा है ना, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो दिस इज द आंसर, एवरेज ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है, 20,000 वोल्ट। इसको नोट कर लें। देखिए ऐसे सवाल आपको भर भर के मिलते हैं, केवल बोर्ड्स में ही नहीं, आगे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं वहां भी। फंडे क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। चलिए अगला एक सवाल और देखते हैं। यहां है एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड है, अंदर हवा है विथ लेंथ 30 सेंटीमीटर, बना लेते ना, देखते हैं और क्या ये भाषण कह रहे हैं। इसकी लेंथ इन्होंने बोली है 30 सेंटीमीटर और अंदर हवा है, तो म्यू नॉट इसकी परमेबिलिटी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई, बहुत कुछ है, 500 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। अब पूरा डायग्राम नहीं बना रहे, करंट वगैरह इसमें जा रही है, उसी का आई है। द करंट इज सडनली स्विच ऑफ, आपने करंट स्विच ऑफ कर दी, बड़ा अच्छा किया। इन ए ब्रीफ टाइम, कितने टाइम के अंदर स्विच ऑफ हुआ है, 10 की पावर -3 सेकेंड के अंदर। हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ मतलब वही इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट। वही सवाल है सेम, बस भाषण लंबा किया है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। जो बैक ईएमएफ ई है या इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -L डी आई बाई डी टी। अब यहां पर जो L है ना, वो L सीधे नहीं दिया है, थोड़ी कलाकारी से दिया है। तो हमें पता होता है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, पीछे हमने इस्तेमाल किया था। तो एल डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन उसके पैरामीटर्स दिए हैं जिससे हम निकाल लेंगे। तो चलिए बात को शुरू करते हैं और इसको यहीं पुट कर लेते हैं। जगह कम पड़ सकती है, मैं यहां ले आता हूं। तो ई की वैल्यू क्या हो गई, -L की जगह म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ही तो एल रहा, फिर रहा डी आई बाई डी टी। अब सारी वैल्यूज आप रख दीजिए। माइनस म्यू नॉट का मतलब है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन स्क्वायर का मतलब है 500 टन थे,
500 टर्न। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर था। और आगे लिख लेते हैं, फिर एल लिख देंगे। और डी आई बाई डी टी कितना है बेटा? डी आई बाई डी टी हो जाएगा, देखिए ये यहां पर डी आई बाई डी टी निकाल के दिखा देता हूं। डी आई बाई डी टी क्या, पहले 2.5 एम्पियर की थी, फिर 0 एम्पियर हो गई, तो 0 माइनस 2.5, और कितने समय में हुई थी? 10⁻³ में। देख पा रहे होंगे आप। तो यहां पर डी आई बाई डी टी कितना हो गया? -2.5 अपॉन 10⁻⁻3। इस वैल्यू को हम यहां पुट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू रही -2.5 अपॉन 10⁻⁻3। और यहां पर इसकी लेंथ आई थी, लेंथ है 30 सेंटीमीटर, यानी मीटर में 0.30 मीटर। बात पकड़ पाए ना पूरी? ये वैल्यू यहां से रखी है, घबरा मत जाना, बस इसको गुणा भाग कर लो, करना ही क्या है। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 6.542 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। ये औरों से अलग सवाल क्यों था? क्योंकि एल डायरेक्टली ना देख के एल फॉर्मूले का इस्तेमाल है। आपके यहां बोर्ड में तो सीधे पैरामीटर देके एल पूछ लेते हैं, महासरल। लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं है या समझ ही नहीं पाया है, उसके लिए वही मुश्किल का काम है। तो जो पढ़ा है उसके लिए सरल। तो हमेशा कैसे मैं कहता हूं, जिसने पढ़ा उसका पेपर सरल, और जिसने नहीं पढ़ा उसका पेपर आउट ऑफ कोर्स। ऐसा ही होता है, पढ़ते रहिए और मगन रहिए। ये न्यूमेरिकल आपने कर लिया है। अब चलते हैं, कुछ सवाल म्यूचुअल इंडक्टेंस के देख लेते हैं फटाफट। एन ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट इज डेवलप्ड इन दिस सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए, जहां भी प्राइमरी सेकेंडरी का जिक्र हो, वो क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 300 मिली सेकेंड, कैलकुलेट द एमआई। म्यूचुअल इंडक्शन बहुत ही ज्यादा सरल। तो यहां पर डी आई की वैल्यू कितनी है? करंट कहां से कहां गई है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये वैल्यू हो गई -3 एम्पियर। dt कितना है? यहां पर कितने मिली सेकेंड था भाई? 300 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड यानी 300 इंटू 10⁻³ सेकेंड। हम जानते हैं E इज इक्वल टू -m di/dt होता है। वैल्यू रख दीजिए यहां पर। तो 0.5 का ईएमएफ बन रहा था, m हमको अभी पता नहीं है, di/dt की वैल्यू रख देते हैं, विच इज -3 अपॉन 300 इंटू 10⁻³ अब यहां से m कैलकुलेट कर लीजिए, m आ जाएगा 0.05 हेनरी, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये आपका देखिए आंसर आ गया, बिल्कुल सीधा सवाल, बिना किसी खिटपिट के। आगे चलेंगे, इसको आप नोट कर लें। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगली बातचीत करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसलिए पिकअप किया कि आपको इसका अंदाजा मिल जाए। ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो एल लिख लेते हैं भाई, इसका जरूरत पड़ेगा जरूर। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब है 0.5 मीटर, 20 टन पर सेंटीमीटर, तो ये पर सेंटीमीटर का मामला है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और N1 की वैल्यू दे रखी है यहां पर 20 पर सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा, 20 टन पर सेंटीमीटर। कंप्लीटली सराउंड अनदर कोएक्सियल सोलेनॉइड, एक और सोलेनॉइड को कंप्लीटली सराउंड करता है, ऑफ द सेम लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका तो भाई A1 था, और दूसरे का जो A2 है वो इससे छोटा है, वो अंदर है इसके 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर विथ 25 टर्न्स। इसका N2 अगर लिखें तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स उसके थोड़े पहले वाले के ज्यादा है। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम।
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। तो पहली वाली कॉइल में क्या नंबर ऑफ अच्छा लेंथ दे रखी है, तो यहां पर देखिए हम N1 N2 जो लिखा है इसको इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, कैपिटल N1 N2 में बदल के भी कर सकते हैं। यानी N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, 1 सेंटीमीटर में तो था 20, तो हम N1 इंटू एल लिख दें अगर, तो N1 की वैल्यू हुई 20, L था 50 सेंटीमीटर, तो टोटल इसमें हो गए टन्स 1000। N2 की बात करें तो इसको लिख दोगे N2 इंटू एल, N2 कितना है 25, और इसकी लेंथ तो सेम थी तो इंटू 50 यानी 1250। N1 N2 हमारा आ गया। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करना है, M12 M21 दोनों बराबर होता है, ये हम लोग देख चुके हैं, चाहे वो M12 हो चाहे M21 हो, तो हमें M ही निकालना है। M की वैल्यू होती है म्यू नॉट फॉर्मूला N1 N2, और भी इस्तेमाल किया जा सकता है A2 अपॉन L। ये A2 एरिया कौन सा है बताएंगे आप, इनर सोलेनॉइड, छोटा वाला एरिया, तो A2 का मतलब होता है इनर इनर एरिया, समझ गए, या कॉमन एरिया लिख दीजिए, इनर सोलेनॉइड का एरिया है, कॉमन एरिया हो गया। यहां वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। म्यू नॉट का मतलब हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, N1 N2 1000 और 1250, और A2 का मामला 25 इंटू 10 की पावर -4, लेंथ कितनी थी बेटा 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी 7.85 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, या लिख सकते हैं 7.85 मिली हेनरी, और ये आपका आंसर हो गया। देखिए ध्यान यही रखना है, ये एरिया का भटकाव नहीं, वैसे तो मैंने समझा दिया है, फिर भी प्रिकॉशन या केयरफुलनेस बना के रखें। खैर इसको नोट कर लीजिए, और आज का अंतिम सवाल करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा जिससे कि पूरी क्लैरिटी मिले। अब एक सबसे बढ़िया सवाल एनसीईआरटी का ही, जिसे हमें समझने का प्रयास करना होगा। लिखा है फिगर शोज ए शॉर्ट सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। ये शॉर्ट सोलेनॉइड है और ये बहुत छोटा है, इसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, रेडियस इसकी 2 सेंटीमीटर है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, लाइंग इनसाइड ऑन द एक्सेस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, बड़ा वाला लॉन्ग है S1, जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है। मैं L1 L2 लिखूं, फोटो बनाने में काफी, L1 की बात करें जो बाहर है, इसकी 80 सेंटीमीटर है, 0.80 मीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स भी इसके 1500 हैं। और क्या है, सोलेनॉइड इफ ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू द शॉर्ट सोलेनॉइड, इसके अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर। पहले वाले का भी डाटा लिख लेते हैं, लेंथ थी पहले वाले की L2 की जो अंदर है 4 सेंटीमीटर थी, तो 4 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.04 मीटर। और क्या था, रेडियस थी 2 सेंटीमीटर, तो R2 ही लिख दे, रेडियस जो थी वो थी 2 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, और करंट भी लिख लो, I2 की वैल्यू थी यहां पर 3 एम्पियर। ये डाटा हमारे पास है। It flows through the short solenoid, ये करंट शॉर्ट सोलेनॉइड से फ्लो होती है। ऑल्सो ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनॉइड, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस, उससे ऑल्सो लिखा पहले भी कुछ है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द लॉन्ग सोलेनॉइड, तो पहले में फ्लक्स लॉन्ग सोलेनॉइड का निकालना है, फिर एम भी निकालना है। चलिए बात को स्टार्ट करेंगे। देखिए जब भी हम शॉर्ट सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड फ्लक्स थ्रू द आउटर सोलेनॉइड। तो देखिए यहां पर क्या बात कर रहे हैं, मैं इसको लिख दूं शायद,
एज द शॉर्ट सोलेनॉइड, जो कि बहुत ज्यादा छोटा है, प्रोड्यूसेस ए कॉम्प्लिकेटेड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जो हम लोग सोलेनॉइड करते हैं वो आइडियल सोलेनॉइड पकड़ते हैं जहां रेडियस लेंथ से काफी बड़ा होता है, लेंथ रेडियस से काफी बड़ा होता है, रेडियस छोटा होता है। तो छोटा वाला सोलेनॉइड काफी कॉम्प्लिकेटेड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस and flux through the outer solenoid। तो हम क्या चालाकी करेंगे इसके लिए? तो फॉर दिस पर्पस वी यूज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब M12 बराबर M21, जिसे M कह देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप ये समझ पाए कि छोटा वाला जो सोलेनॉइड है इसका मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम निकालते हैं वैसा नहीं रहेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड निकालने में, एम निकालने में दिक्कत होगी। तो हम इसका इस्तेमाल यहां पे कर लेते हैं। तो अब देखिए, इन्होंने पूछा था कि हम निकालेंगे क्या, ये सारे डाटा हमारे पास है। आगे चलते हैं, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस है बराबर। अब द कलर को फिर से बदल लो, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड। सारी बात हम लॉन्ग के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि उसकी कहानी हम समझते हैं। और उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जिसे हम B1 कह रहे हैं, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L1। ये देखिए, ये होता है ना, ये म्यू नॉट N1 I1 और N1 को लिख लिया म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L1। ये मैग्नेटिक फील्ड किसमें है, जो लॉन्ग सोलेनॉइड है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर जगह इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर क्योंकि जो शॉर्ट सोलेनॉइड है वो कंप्लीटली इसके अंदर है, सिंस शॉर्ट सोलेनॉइड lies completely inside the long solenoid। लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर है, तो फ्लक्स लिंक्ड क्या हो गया, सो फ्लक्स लिंक्ड विथ इट। इसके साथ फ्लक्स कितना लिंक हुआ बेटा, अंदर वाले सोलेनॉइड में φ2, और ये रहा N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एरिया इंटू B1, N2 A2 B1। तो ये रहा आपका N2, ये रहा A2, और B1 की वैल्यू ऊपर से म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L1। बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ शॉर्ट सोलेनॉइड। फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ शॉर्ट सोलेनॉइड। छोटा वाले सोलेनॉइड है, उसमें फ्लक्स कितना आएगा, टोटल जो फ्लक्स आ रहा है N2 से डिवाइड कर दो, तो दैट इज φ2 अपॉन N2, एक से मिलने वाला निकल आएगा। तो ये क्या रहा, म्यू नॉट N1 I1
अपॉन L1 और यहां वैल्यू क्या बची रह गई, दिस इज A2। एक बार चेक कर लो, म्यू नॉट NY N1 A2 और N2 से आपने डिवाइड कर दिया था, N2 गया कट। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L1 और एरिया को लिख सकते हो पाई R2 स्क्वायर। R2 कौन सा एरिया है बेटा, बाहर वाला, क्योंकि एरिया हमारा R2 इज दी हमारा अंदर वाला शॉर्ट सोलेनॉइड है। ये R2 क्या है, रेडियस ऑफ शॉर्ट सोलेनॉइड, ये अंदर वाला जो सोलेनॉइड है उसका रेडियस है। अब फिर एक कदम और आगे बढ़ते हैं, फ्लक्स लिंक यहां तक निकाल लिया। अब देखिए क्या है, हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है φ2 वो किसके बराबर होगा, M21 इंटू I1, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 और करंट इन द I1, ये हमको पता है, इसी का इस्तेमाल करते हैं और ये जो पूरी वैल्यू निकली है एक उसी को टोटल फ्लक्स के बराबर करते हैं। तो टोटल फ्लक्स के लिए N2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रहा N2 इंटू, ये एक टर्न से था, ये टोटल फ्लक्स से है और ये वही चीज है, A2 की वैल्यू रख के वही निकाल लोगे। तो म्यू2 N1 I1 अपॉन L1 इंटू पाई R2 स्क्वायर और ये बराबर किसके रहा, μ21 इंटू I1। अब यहां आप देखेंगे तो I1 और I1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो μ21 है ये हम जानते ही हैं कि जो μ21 होता है वही μ12 होता है। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी हम देख चुके हैं। इसकी वैल्यू अब क्या हो गई हमारे सामने, म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर N1 N2 अपॉन L, ये जो वैल्यू लिख ली है पूरी हमने यहां पर लिख दी। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये है पाई, फिर अंदर वाले का सोलेनॉइड रेडियस 0.02 का स्क्वायर, 1500 टर्न थे और पहले वाले के कितने थे, 100 थे या 1000 थे, तो एक के 1500 थे और दूसरे वाले के 100 थे, छोटे वाले के, तो थोड़ा सा वो यहां पर इंटू 100 अपॉन 0.80 इसकी लेंथ थी। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2.96 इंटू 10 की पावर -4 हेनरी। तो ये देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, क्योंकि हम इस चीज को प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी पकड़ते हैं। अब टोटल फ्लक्स की बात कर लेते हैं, तो टोटल फ्लक्स क्या रहा, क्योंकि फ्लक्स भी निकालने को बोला था, तो टोटल फ्लक्स linked with long solenoid, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए कितना फ्लक्स लिंक था, वो हो जाएगा N1 φ1, 1 से φ1 और टोटल N1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, विच इज इक्वल टू M12 इंटू I2। टोटल फ्लक्स, ये क्या है, टोटल फ्लक्स, और ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी हुई, 2.96 इंटू 10 की पावर -4, M निकाला था, और करंट जो थी वो 3 थी, ये हो गया वेबर में, और इसी की वैल्यू आ जाएगी 8.88 इंटू 10 की पावर -4 वेबर, या 8.9 इंटू 10 की पावर -4 वेबर, और ये आपका आंसर रहा। तो ये एक हॉट्स टाइप का सवाल था जिसे मैंने पूरे करके दिखाया है आपको। तो इसको मैं ऊपर हॉट्स देता हूं, आपको दिखा लेता हूं, जिससे आप ये पूरी बात अच्छे से समझ सकें और नोट कर पाएं। तो इसको मैं नीचे लेके आता हूं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको कर लिया जाए। इसको आप हॉट्स क्वेश्चन के तहत कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जैसा दिख रहा है, सारी बात मैंने पूरी कह डाली है।
और लिख भी दिए कि कंफ्यूज ना हो, नोट किया होगा आपने। और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूं, ये यहां तक नोट कर लीजिए आप, जैसे स्क्रीनशॉट ले पाए या चीजों को बना पाए। फिर इसके ऊपर लेके जाता हूं और ये आपका पूरा सवाल यहां खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। इस तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि आपको फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए, आपसे न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा जो आपको कहीं से कंपेयर कर लीजिए, किसी ऑफलाइन कोचिंग में, किस देश के किसी कोने में पढ़ रहे हो, किसी ऑनलाइन कोचिंग में कहीं पढ़ रहे हो, ये कंटेंट सब पर भारी पड़ने वाला है। टॉप क्वालिटी गोल्डन सीरीज एकदम है, आप सब कुछ सीख जाएंगे, एक भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी और जबरदस्त तरीके से समझाई जाएगी बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए, फुली पैक टीचिंग। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसका पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।